नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे। एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करेंगे जो हजारों साल पहले आबाद थी, लेकिन जिसके कई राज आज भी जमीन में दफन हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो आइए इस पुरातात्विक जासूसी कहानी की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक छोटी सी रहस्यमयी चीज से। ये एक हड़प्पाई मोहर है जो सेलखड़ी नाम के मुलायम पत्थर से बनी है। इस पर जानवरों की बड़ी खूबसूरत नक्काशी है और ऊपर देखिए कुछ निशान बने हैं। ये असल में एक लिपि है, एक भाषा जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हम उनकी लिखी हुई एक बात भी नहीं समझ सकते तो फिर हम उन लोगों के बारे में, उनकी जिंदगी और उनकी दुनिया के बारे में कुछ भी जानते कैसे हैं? तो इसका जवाब है जासूसी, पुरातात्विक जासूसी। देखिए, पुरातत्वविद किसी जासूस से कम नहीं होते। बस वो उंगलियों के निशानों की जगह इतिहास के निशान तलाशते हैं। वे शब्दों के बजाय चीजों से सबूत इकट्ठा करते हैं, जैसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, पुराने औजार, गहने और घरों की बची खुची नींव। यही वो सुराग हैं जिनसे एक पूरी भूली बिसरी कहानी को फिर से जोड़ा जाता है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी खास सुराग यानी मोहर पर दोबारा नजर डालते हैं। यही वो चीज है जो हमें इस सभ्यता के दरवाजे तक ले जाती है। किसी भी केस में एक जासूस सबसे पहले क्या पता लगाता है, कब और कहाँ? तो हमारा भी पहला सवाल यही है, ये सभ्यता आखिर थी कहाँ और किस दौर में? आइए नक्शे पर इसके निशान खोजते हैं। इतिहासकारों ने इस सभ्यता की कहानी को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। एक था आरंभिक काल, जब गांव और बस्तियां धीरे धीरे बस रही थीं। फिर आया परिपक्व हड़प्पा काल, ये इनका सुनहरा दौर था, जब बड़े बड़े शहर बने। और आखिर में आया उत्तर हड़प्पा काल, जब किसी वजह से इस महान सभ्यता का पतन शुरू हो गया। आप जरा इन नक्शों को ध्यान से देखिए, ये वाकई कमाल का है। बाएं तरफ जो नक्शा है वो आरंभिक काल का है, छोटी छोटी बिखरी हुई बस्तियां, और दाईं ओर है परिपक्व काल का नक्शा। देखिए कैसे सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ विस्तार नहीं था, ये एक तरह का सांस्कृतिक धमाका था जिसने पूरे इलाके का चेहरा ही बदल दिया। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े हिस्सों में 2000 से भी ज्यादा हड़प्पाई ठिकाने मिल चुके हैं। मतलब इसका फैलाव उस जमाने की कई दूसरी बड़ी सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा था। तो कब और कहाँ तो पता चल गया, पर ये लोग असल में जीते कैसे थे, उनका दिन कैसे गुजरता था? चलिए अब उन सुरागों को देखते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी कहते हैं। तो हड़प्पा के लोगों की थाली में क्या होता था, इसके सुराग हमें मिलते हैं जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों से। वो गेहूं, जौ, दालें और तिल जैसी फसलें उगाते थे। और हाँ, वो मवेशी, भेड़, बकरी जैसे जानवर भी पालते थे और मछली भी खाते थे। अब जरा इस छोटी सी चीज को देखिए। पहली नजर में शायद एक खिलौना लगे, लेकिन एक जासूस की नजर से देखिए, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। मिट्टी का ये बैल बताता है कि हड़प्पा के लोग बैलों की ताकत को समझते थे और मुमकिन है कि खेतों की जुताई के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। तभी तो वे इतनी बड़ी आबादी का पेट भर पाते थे। वे सिर्फ किसान नहीं थे, कमाल के कारीगर भी थे। खुदाई में तांबे और कांसे से बने ऐसे ढेरों औजार मिले हैं। इन्हीं औजारों से उन्होंने अपनी दुनिया गढ़ी, अपने घर बनाए, अपनी नावें बनाई और शानदार कलाकृतियां भी तैयार की। अच्छा, फसल उग गई, अब उसे खाने लायक कैसे बनाया जाए? जवाब है ये पत्थर की चक्कियां। इन्हें अवतल चक्की कहते हैं। इन्हीं पर अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता था, जो उनकी रोटी का आधार था। अब हम अपनी पड़ताल के सबसे हैरतअंगेज हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी चीज जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को चौंका देती है, और वो है उनकी योजना से बनाए गए शहर। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, उनके सबसे मशहूर शहरों में से एक। बस एक नज़र देखिए, क्या ये किसी बेतरतीब एलोमेलो शहर जैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे बनाने से पहले कागज पर पूरा प्लान बनाया हो। शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे दुर्ग कहते हैं। ये शायद खास इमारतों या प्रशासनिक कामों के लिए था। और दूसरा हिस्सा बहुत बड़ा था, जिसे निचला शहर कहते हैं। ज्यादातर आम लोग यहीं रहते थे। उनके शहरों में
3 ऐसी बातें थीं जो अपने वक्त से मीलों आगे थीं। पहली, सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। दूसरी, पूरी सभ्यता में हजारों किलोमीटर के दायरे में एक ही साइज की ईंटों का इस्तेमाल होता था। और तीसरी और सबसे लाजवाब, उनकी नालियों की व्यवस्था। उनका ड्रेनेज सिस्टम तो इतना जबरदस्त था कि शुरुआती खोज करने वाले पुरातत्वविद अर्नेस्ट मेके भी हैरान रह गए। उन्होंने 1948 में लिखा था कि ये उस समय तक खोजी गई सबसे बेहतरीन प्राचीन प्रणाली थी। सोचिए, हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी थी और नालियां ढकी हुई भी थीं। और सिर्फ गंदे पानी का निकास ही नहीं, साफ पानी का इंतजाम भी लाजवाब था। अंदाजा लगाइए, अकेले मोहनजोदड़ो शहर में कितने कुएं मिले होंगे? करीब 700। ये दिखाता है कि पानी का मैनेजमेंट उनके लिए कितना जरूरी था। तो हमने इतने सारे सुरागों को जोड़कर हड़प्पा की दुनिया की एक तस्वीर तो बना ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये जासूसी का केस अभी भी खुला है और कई बड़े रहस्य सुलझने बाकी हैं। सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है जहां से हमने शुरुआत की थी, उनकी लिपि। इन चिन्हों में आखिर लिखा क्या है? कौन से राज दफन हैं? जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, उनकी असली आवाज हमेशा के लिए खामोश ही रहेगी। लिपि तो एक पहेली है ही, पर और भी सवाल हैं। आखिर इतनी तरक्की करने वाली सभ्यता खत्म कैसे हो गई? कोई एक वजह आज तक पक्के तौर पर पता नहीं चली है। और मोहनजोदाड़ो में मिले विशाल स्नानागार जैसी जगहों का असली इस्तेमाल क्या था? ये वो सवाल हैं जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। और आखिर में हम फिर से उसी मुहर पर लौटते हैं। ये खोई हुई दुनिया की खामोश गवाह है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास की जासूसी में हम कितना कुछ जान सकते हैं और कितना कुछ शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। सवाल बस यही है, क्या ये पत्थर कभी अपनी कहानी कह पाएंगे?